हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग आपके एग्जाम में बहुत ही प्यारा टॉपिक जो आपको पूछता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अरे टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ये सभी टर्मिनोलॉजी को बहुत ही प्यारे से, बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप लोग निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से नोट्स करिए, सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम में कोनो दिक्कत परेशानी होवे ना करे। और पता है दोस्तों, मैं हर एक चीज़ को A to Z लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो ही ना। अगर आपके पास दोस्तों बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से हर एक चीज़ को लोड करते जाइए। आपको रेगुलर टाइम पे वीडियो मिल रही है, रेगुलर टाइम पे सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आपको क्या चाहिए भैया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो ये दोस्तों मैंने परिभाषा लिख दिया हुआ है ना, ये परिभाषा यहाँ थोड़ी याद करना है, ये परिभाषा यहाँ से आपको थोड़ी रट्टा मार रहा है, फार्मूले से दोस्तों। फार्मूला में लिखता हूँ, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई बराबर होता है W/Q। ई बराबर क्या होता है, W/Q। यहाँ से दोस्तों आपको परिभाषा मेरे साथ बनाने सीखनी है। आओ दोस्तों मिल के बनाने सीखते हैं। जो चीज़ नीचे होता है ना, जो चीज़ नीचे होता है उसको हम लोग एकांक बोलते हैं। तो नीचे कौन है, आवेश है, तो एकांक आवेश बोलेंगे। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, देखो लिखा हुआ है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर से बार आओ दोस्तों प्यार से देखते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो ये सब लिखा कि नहीं, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब बताओ दोस्तों, क्या आप इसको रट्टा मारना चाहोगे? अगर चाहोगे भी ना तो मैं मना कर दूंगा, मैं कहूँगा नहीं भैया, आपको वहाँ से शब्द को रट्टा मारना ही नहीं है। आपको दोस्तों ये फार्मूला याद करना है। इस फार्मूले से तो नंबर 1 परिभाषा बन गई। अब दोस्तों देखो, अगर यहाँ परिभाषा बन गई तो क्या यहाँ से मात्रक निकलेगा? एकदम दोस्तों, यहाँ से मात्रक भी आपको निकलेगा। देखो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अरे देखो दोस्तों, जरा आप केयर करो, नमवा से ऐसा लग रहा है कि विद्युत वाहक बल कौनो बल है, लेकिन मात्रक से लग रहा है सर अरे ये तो बल नहीं है सर, ये तो वोल्टेज है। ये दोस्तों किसी बैटरी का वोल्टेज होता है। आप नई बैटरी लेकर आते हो ना, नई बैटरी के सिरों का जो वोल्टेज होता है वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। कभी कभी दोस्तों जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा ना, झंगन क्वेश्चन लगवाऊंगा, पूरा कुमार मित्तल में झपवा दूंगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि कोई परिपथ खुला हुआ है, तो परिपथ खुला हुआ है मतलब उससे कोई धारा नहीं लिया गया है, तो उसके सिरों का जो विभवांतर होगा वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई नया सेल लेकर आओ, उससे कोई धारा मत लो, तो वह जो वोल्टेज होगा वह विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ये चीज़ियाँ आपको न्यूमेरिकल लगाने में ना बहुते काम आने वाली है। जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना A to Z ना, तब उसमें देखना मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट मात्रक हो गया। अरे जब मात्रक निकाल ली है तो बीमा निकालने में हमको शर्म आएगी क्या? एकदम नहीं भाई, आओ बीमा भी निकाल लेते हैं। बीमा दोस्तों इसका निकालेंगे तो आपको हमको सबको पता है, जूल का बीमा ML2T-2। अरे आवेश का AT ऊपर आ जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो ML2T-3A-1। बीमा से दोस्तों हम लोग इसका मूल मात्रक बता सकते हैं, एकदम दौड़ा के बताते हैं मूल मात्रक। और दोस्तों देखो मूल मात्रक क्या हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, केवल आपको ये फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। उसके बाद अपने आप देखो, यम मतलब किलोग्राम, यम मतलब किलोग्राम, यल मतलब मीटर स्क्वायर, टी मतलब सेकेंड की घतिया -3, एम्पियर की घतिया -1। बताओ मुझे ये भी नहीं दोस्तों याद करना पड़ा। कैसी राशि है दोस्तों, इसको भी देख लो, इसको भी दोस्तों देखो। कार्य कैसी राशि आप कहोगे, अदिश। आवेश कैसी राशि, अदिश। अरे भैया जब दोनों अदिश है, सदिश कहाँ से विचवा में आएगा, कूद के आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो आपका यह अदिश राशि है। यह दोस्तों कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन दोस्तों पता है आपको
कमाल की बात मैं बताने वाला हूँ। देखो आप किसी से बताना मत, ठीक है, केवल अपने ही तक रखना, शेयर मत करना। देखो क्या, अदिश राशि तो मैंने बता दिया, अदिश राशि तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें दिशा भी होता है विद्युत धारा की तरह। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन उसमें दिशा भी होता है। इसमें भी दोस्तों दिशा होता है। अब दिशा देखो, जैसे मान लो ये कोई सेल हो गया, ये मैंने कोई सेल बना दिया, तो इस सेल में जो इसकी दिशा होगी ना, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर दोस्तों इसकी दिशा होती है। इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। कोई सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, उसका विद्युत वाहक बल कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन दोस्तों फिर भी उसमें दिशा होती है। और दिशा किधर है, देखो माइनस से प्लस की ओर है। ये प्लस है और ये माइनस है, इसकी दिशा हो गई। ठीक, हमने परिभाषा देख लिया, मात्रा देख लिया, बीमा देख लिया, मूल मात्रा देख लिया, कैसी राशि है ये देख लिया। अब दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। उस सेल का विद्युत वाहक बल है वह किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। देखो निर्भर करता, भाई किस पर निर्भर करता है उसको देख लो, किस पर निर्भर करता है। अब दोस्तों किस पर निर्भर करता है इसको समझने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में बताया हुआ था ना, सेल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। वहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेल किस तरीके से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहाँ पे मैंने आपको देखो ऐसे बताया था, ये कोई पात्र है, ये क्या है, कोई पात्र है, पात्र मतलब बर्तन। इस बर्तन में दोस्तों कोई द्रव भरा रहता है और उस द्रव को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। और उस वैद्युत अपघट्ट में हम लोग धातु की दो प्लेटों को क्या करते हैं, ला के डुबा देते हैं। ठीक है, तब डुबा देते हैं, एक प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये जो निर्भर करता है, देखो किस पर निर्भर करता है, इस वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। ठीक है दोस्तों, मैं जिसे आप लोग जानते हो अच्छे से, आपको भूख बहुत तेज़ों से लगी हो, या तो दो कंडीशन बताता हूँ, एक भूख बहुत तेज़ से लगी है और ये भूख एकदम नहीं लगी है। जब दोस्तों कभी कभी आपको भूख नहीं लगी रहती है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि आपको पनीर बनी है और ऐसी पनीर बन के आई है कि उसमें रस्सा है ही नहीं है, ठीक है, तरी है ही नहीं है, सब केवल आपको वो पनीर का टुकड़ा आपके लिए है। बिना भूख के आप 4-6 पनीर मार दोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास भूख नहीं है, ठीक है, और आपको कोई कहे कि भूख है, भूख नहीं है, ठीक है, भूख नहीं है, आपको दाल चावल बना है, कोई कहे कि लो भाई दाल चावल है खा लो, ठीक है, आपको भूख रहेगी तब भी आप थोड़ा बहुत इग्नोर करोगे, अरे नहीं यार भूख नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे ये भी है, तो जो आपको निर्भर करता है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्ट कितना है इस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आपके पास भूख बढ़ गई कब देख करके, पनीर को देख करके, ठीक है, तो पनीर आपको थोड़ा ही मिला लेकिन आपके अंदर भूख आ गया। तो अगर वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति अच्छी रहेगी तो ये विद्युत वाहक बल उस पर निर्भर करेगा, ना कि झौवन ढेर कुल एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है वैद्युत अपघट्ट, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। और दोस्तों और देखो, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। कितना डूबा हुआ है उस पर नहीं डिपेंड करता है, कितनी दूरी पर रखा हुआ उस पर नहीं डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे किया, प्लेटों की प्रकृति पर और वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। डिपेंड किस पे नहीं किया, कितना डुबोए हो, कितना तुम्हारा द्रव भरा हुआ है, उससे कौनो मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही है कि आप थोड़ा खिलाओ लेकिन प्यारा सा खिलाओ, मस्त वाला खाना खिलाओ। अब ये नहीं कि ढेर को लेकर चले आए, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी हर एक चीज़, लेकिन नहीं, आप सब्जी पूड़ी ही खिलाओ लेकिन मस्त वाली सब्जी पूड़ी। ठीक है, चलो वही चीज़ है। तो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। ठीक ना, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, ठीक है, उसका नेचर क्या उस पर डिपेंड करता है। और ही दोस्तों देखो एक और, प्लेटों की प्रकृति पर, प्लेटों की प्रकृति पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक ना, प्लेटों की प्रकृति पर। अच्छा, निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, अभी मैंने आपको बताया, निर्भर नहीं करता है। किस चीज़ पर ये निर्भर नहीं करता है, तो मैंने बताया वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर। ठीक ना, वैद्युत अपघट्ट कितना भरा हुआ है इस पर ये डिपेंड नहीं करता, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर। ठीक है, ढेर सारा खाना लेकर चले आए लेकिन स्वाद कुछ नहीं है, आदमी कोई नहीं खाएगा। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट की मात्रा पर। उसके बाद देखो, डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल पर, कितना डूबो दिए हो नहीं डिपेंड करेगा, डूबे नहीं भाई, डूबना, ठीक है,
डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर कितना डूबा हुआ है ना, उस पर डिपेंड करता है। और दोस्तों देखो, और किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, प्लेटों के बीच की दूरी पर। सोचो, प्लेटों के बीच दूरी पर, प्लेटों के बीच दूरी पर, इन सभी पर निर्भर नहीं करता। सोचो कितनी दूरी पर रखे जाए, नो टेंशन। कितना डूबा हुआ है, नो टेंशन। वैद्युत घट कितना भरा हुआ है, नो टेंशन। हाँ भाई, प्लेट की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करेगा, वैद्युत अपघट की प्रकृति का उस पर डिपेंड करेगा। ये कौन, सेल का विद्युत वाहक बल। दोस्तों आपको सेल के विद्युत वाहक बल में इतना ही चीज़ जानना है। पहला मैंने बताया आपको परिभाषा मैंने बताया, जो सेल होता है वह सेल खुद विद्युत धारा में आवेश को, मतलब सेल जो होता है वह आवेश को प्रवाहित करने में काम करता है। वही देखो लिखा गया है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य। तो ये कार्य कौन करता है, सेल करता है। सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो सेल है ना, इस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको किससे लिखते हैं, ई से, E बराबर W/Q। बस खाली भैया मेरे यही आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अलग है, एक एक नंबरवा में कभी कभी पूछ लिया गया है, ठीक है, कि सेल का विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर नहीं करता है। वो बना लिया वहाँ पे, लेकिन अगर पढ़े रहोगे, कपिया में लिखे रहोगे, सुने रहोगे, कुछ ना कुछ याद आएगा। और एग्जाम टाइमियम का ऐसे चले जाओगे हाथ झुलाते हुए, याद कर ही के जाओगे ना, क्योंकि अब की बार तहलका में जो मचाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में इतनी चीज़ें आपके लिए दोस्तों पर्याप्त है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ठीक है। चलो अब दोस्तों देखते हैं तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। देखो नाम से लग रहा है टर्मिनल विभवांतर, यार कोई परिभाषा थोड़ी है। टर्मिनल विभवांतर, दो टर्मिनल के बीच जो विभव में अंतर हो उसी को हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। देख रहे हो, परिभाषा बनानी पर मतलब रट्टा मारनी पड़ेगी, एकदम नहीं दोस्तों। आपको ना फिजिक्स में ना बहुत सारी परिभाषाओं को रट्टा नहीं मरा रहा हूँ, ये आपके लिए बड़ी मतलब अच्छी बात है, ठीक है। आपको खुश होना चाहिए और खुश हो करके ना कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग सेल का टर्मिनल विभवांतर देखते हैं ना। हम लोग क्या देखते हैं, टर्मिनल विभवांतर ही डालते भाई, प्यारी सी हेडिंग, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। इंग्लिश बोलते भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये कोई परिभाषा थोड़ी है, यहाँ पे इसकी परिभाषा आपको खुद बना के लिख देनी है, ठीक है। क्या लिखते भैया हम लोग, दो टर्मिनलों के बीच जो विभव में अंतर है वही क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है। दो टर्मिनलों के बीच, दो टर्मिनलों के बीच जो विभव में अंतर है ना, जो विभव में अंतर को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक। एक लाइन की परिभाषा दोस्तों ये आपके लिए पर्याप्त है। दो टर्मिनलों के बीच विभव में अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप इतना पढ़े हो, इतना आप खाते हो, तो आपको एक पूरी मिलेगी केवल खाने के लिए। आप कहो रे एक पूरी में कहाँ पेट भरने वाला है। तो वैसे आप केवल एक लाइन को देख करके संतोष तो करने वाले हो नहीं, आपको कुछ और चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि आपको दो चार लाइन इसमें और बताई जाए कुछ। देखो क्या, देखो दो टर्मिनलों के बीच विभव में अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मान लेते दोस्तों हम लोग दो टर्मिनल ए और बी हैं, मान लेते दोस्तों, ठीक है। माना अब देखो ये सब चीज़ थोड़ा ना एडवांस लेवल पे थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। माना दो टर्मिनल, ठीक है, माना दो टर्मिनल, आपको बस केवल यही लाइन याद रखना है, ठीक है। माना दो टर्मिनल कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, जिनके विभव क्रमशः मतलब क्रम से VA व VB हैं, तब इनका टर्मिनल विभवांतर
तब इनका टर्मिनल विभवांतर, अब देखो भैया इनका टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, तब इनका टर्मिनल विभवांतर उसको मैं लिखता हूँ बड़का V से, किसे लिखता हूँ, बड़का V से, और बड़का V बराबर चाहे आप V चाहे दोस्तों आप A में से B को घटाओ या B में से A को घटाओ, इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखो उड़ता हुआ माइनस है, कौन सा माइनस है, उड़ता हुआ माइनस है। इसका मतलब आप चाहे A में से B को घटाओ या B में से A को घटाओ, इसका मतलब ये हुआ। तो माना दो टर्मिनल A व B हैं जिनके विभव क्रमशः VA व VB हैं, तब इनका टर्मिनल विभवांतर VA माइनस VB। अब इस विभव के द्वारा, ठीक है, इस विभव के द्वारा किसी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, इस विभव के द्वारा किसी आवेश स्मॉल q को प्रवाहित करने में, क्या करने में, प्रवाहित करने में किया गया कार्य बड़का W हो, किया गया कार्य बड़का W हो, तब देखो भाई, तब V बराबर W अपान क्यों। अब इसी V की जगह पे हम लोग VA माइनस VB लिख सकते हैं, या VA माइनस VB बराबर W अपान क्यों। ठीक, ये आपका हो गया टर्मिनल विभवांतर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं परिभाषा तो हो गया, मात्रा बीमा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमने विभव में मात्रक सीखा, विभवांतर में मात्रक सीखा। अरे भैया कितनी जगह पे मात्रक लोगे, ठीक है, वही जूल प्रति कूलम या वोल्ट, देखो जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ठीक, वही बीमा, वही राशि, सब कुछ है, तो क्या जरूरत है फिर से लिखने की, एकदम नहीं ना, एकदम नहीं। तो ये हो गया दोस्तों आपका टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा आपका सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या सीखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध सीखते हैं। साइड हो गया उसको भाई, एकदम ठोक ठाक के उतार लो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों देखो, जैसे हर कोई आदमी, एक तो पड़ोसी से परेशान होता है, एक तो अपने घर वाले से परेशान होता है। ठीक है, पड़ोसी से अगर तुम परेशान हो तो समझो तुम्हारा बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, अगर तुम घर वाले से अपने परेशान हो तो तुम्हारा आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर घर वाले से परेशान हो तुम्हारा आंतरिक प्रतिरोध है, अपने तुम पड़ोसी से परेशान हो तो वह क्या हो गया, तुम्हारा बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या सीखना है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध सीखना है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, पहले प्यारी सी ब्यूटीफुल हेडिंग डालते हैं यार, आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक मतलब अंदर वाला, ठीक है, अंदर का दुख दर्द। इंटरनल रेसिस्टेंस, INTERNAL, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब दोस्तों क्या होता है समझो जरा। तो पहले मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया है। प्रतिरोध मैंने बताया है किसी भी चालक का, जिससे ये मान चलो अगर मार्कर चालक है तो इस चालक का एक ऐसा गुण होता है जो चालक खुद अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता, वही इस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब की बार क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध किसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, मैं थोड़ा फुल हेडिंग डालूं, क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक ना, यहाँ आप समझो ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हेडिंग क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझो भाई जरा, देखो भाई ये क्या है, आपका घोल है, पात्र भी, ये पात्र है। ठीक है, इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, घोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, घोल। और उस घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने सिखाया कि ये घोल का पता है काम क्या है। इस घोल का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। लेकिन दोस्तों ये घोल भी ना कभी कभी क्या करता है, गद्दारी करता है। कभी कभी क्या करता है, गद्दारी करता है। गद्दारी क्या करता है, ये खुद विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने लगता है। ये जो घोल है ना, ये घोल खुद विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने लगता है। इसी गद्दारी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी गद्दारी को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो प्यारी सी परिभाषा क्या बन जाएगा कि सेल के घोल के द्वारा, ठीक ना, मैं लिखता हूं भाई, देखो कितनी प्यारी भाषा लिखता हूं, सेल के घोल के द्वारा, ठीक ना, सेल के घोल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में
विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बताओ भाई, कौन गद्दारी किया? घोल गद्दारी किया। ठीक ना, गद्दारी कर दिया दोस्तों। तो ये क्या क्या? उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, इसे जो है हम लोग छोटका आर से लिखते हैं। ठीक है, छोटका आर से लिखते हैं। इसे छोटका आर से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसको? आंतरिक प्रतिरोध को छोटका आर से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों देखो, इसका प्रतीक क्या होता है? ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है समझो भैया। देखो, ये अपना कोई सेल है, ये क्या है? कोई सेल है। सेल के साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। कोई भी सेल है, उस सेल का भाई कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर गद्दारी करने वाला गुण जरूर रहेगा। ठीक है, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो सेल है, तो सेल का ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। कैसे पता चलेगा कि ये आंतरिक प्रतिरोध है कि बाह्य प्रतिरोध है? इसके लिए तो भाई पहला सिंबल हो गया स्मॉल आर। ठीक है, और ये सेल का विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग ना पता क्या करते हैं? अंदर वाली बात है ये। ठीक है, ये सब क्या है? अंदर वाली बातें हैं, इसलिए इसको क्या क्या दिया जाता है? अंदर रख दिया जाता है। देखो ये अंदर कर दिया गया। क्यों अंदर कर दिया गया? क्योंकि ये सब अंदर वाली बातें हैं। ठीक, ये प्रतीक हो गया। अच्छा, मात्रक की बात करते हैं। अरे भैया, ये आंतरिक प्रतिरोध है, मात्रक वही आपका ओम होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बीमा भाई जरूर याद करना, प्रतिरोध का बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ML2T-3A-2। ठीक है, प्रतिरोध है कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। अच्छा दोस्तों, अगर आप सोचो ना, कौनो सेल हम लेकर आएँ और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई नया नया सेल लेकर आओ और सोचो कि हम सोचे कि इसके अंदर कोई आंतरिक प्रतिरोध हो ना करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य हो ही नहीं सकता। देखो मैं कितना खतरनाक लिखा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य हो ही कभी शून्य नहीं हो सकता। कभी शून्य नहीं हो सकता। कभी शून्य हो नहीं सकता। कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे दो औरतें हैं, दो औरतें एक दूसरे से चुगलखोरी ना करें, ऐसा कब हो सकता है? कब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उनके अंदर चुगलखोरी करने का गुण होता है, आदमियों के अंदर थोड़ा कम होता है। लेकिन कुछ आदमियों भी ना अब औरतें वाली एक्टिंग करने लगे हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ चुगलखोरी करने वाला गुण पाया जाता है। तो लेकिन औरतों के अंदर ये क्या जन्मजात है। ठीक है, उनके अंदर चुगलखोरी करना नेचर में है। तो वैसे यहाँ पे कोई सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य हो ना सकता, ये सवाल ही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहेगा तो रहेगा। अब दोस्तों, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके एग्जाम के लिए ना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखो जरा किस पे डिपेंड करता है। स्मॉल आर क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यह लंबैया पर डिपेंड करता है, और लंबैया ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा, लंबैया कम आंतरिक प्रतिरोध कम। ठीक है, और देखो ये जो दोस्तों ना आंतरिक प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा। ठीक है, तुम खुश, पड़ोसी उदास, पड़ोसी का मुंह बना रहेगा। ठीक है, तुम मुंह अपना बनाए रहोगे, पड़ोसी देख एकदम खुश रहेगा। ठीक है, वही हाल यहाँ पर है। तीसरा देखो, ये तो दूसरा हो गया ना। तीसरा, स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू सी मतलब कंसंट्रेशन, सांता जितना विलयन जो द्रव है ना, वैद्युत अपघट्य जितना शांत रहेगा ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा? उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चौथा दोस्तों कमाल का चीज़ है, स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, ये दोस्तों कमाल का चीज़ है। इससे पहले आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में जब सीखा था, मैंने आपको बताया था प्रतिरोध जो होता है उसका आप ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप घटाओगे प्रतिरोध घट जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोबाइल आपकी हीट हो जाती है, उस समय आपकी मोबाइल चार्ज नहीं होती, मतलब हीट हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
चार्जर है, चार्जर आपका हीट हो गया तो उसमें आपकी मोबाइल चार्ज नहीं होती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध उल्टा है, बाह्य प्रतिरोध की उल्टा है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, लेकिन टेम्परेचर घटाओगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब जो विलयन है ना, विलयन जितना गर्म रहेगा आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा उतना कम रहेगा, जितना ठंडा रहेगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बतिया समझ में आ गई। तो आज की दोस्तों क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया, बेहतरीन टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक, फैंटास्टिक टॉपिक आज की क्लास में दोस्तों मैंने कवर किया हुआ था। सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब दोस्तों अगली क्लास में हम सभी लोग इन तीनों पर एक ज़बरदस्त संबंध देखने वाले हैं, और उस संबंध को देखो पहले से जानते रहो कि V बराबर E माइनस आई आर। ये दोस्तों जो फार्मूला निकाल के लेकर आएंगे ना, वह आपके एग्जाम के लिए कम से कम आपको 3 नंबर तो थ्योरी से दिला ही सकता है। अगर थ्योरी दोस्तों नहीं आती है तो इस पर न्यूमेरिकल 100% फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस सुपर डुपर क्लास को एकदम मिस मत होने देना। अब इस सुपर डुपर क्लास को आप तभी समझ पाओगे जब इस सारी चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से समझे रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको सुपर डुपर लगी होगी, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कहीं दूर दूर तक नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे अपने चेहरे की स्माइल को बनाए रखना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।